गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, चलो तो भाई करते हैं शुरू। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, लास्ट टाइम हमने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया था। एडजॉर्प्शन आइसोबार भी हमने देख लिया था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है भाई, एडजॉर्प्शन हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसके यूज क्या है वो देखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, तो चलिए देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं एडजॉर्प्शन की। तो बुक के अंदर जो सीक्वेंस दे रखा है उसके हिसाब से नहीं, आपको रैंडमली मैं एक एक करके जो है सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है उनको बेसिक तरीके से जो है समझाऊंगा। सबसे पहली एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन की गैस मास्क के अंदर। तो भाई जो माइन वगैरह में काम करते हैं, खदान वगैरह में काम करते हैं, वहां पर क्या होती है, पॉइजनस गैसेस होती है, यानी कि जहरीली गैसें होती है। तो उनको वहां पे ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उनको जो है स्पेशल गैस मास्क दिए जाते हैं। उन मास्क के अंदर क्या होता है, आपकी जो ये एक बहुत ही सूटेबल एड्जॉर्बेंट लगाया जाता है। ठीक है, उन गैस मास्क में क्या होता है, एक सूटेबल एड्जॉर्बेंट होता है जो क्या करता है, पॉइजनस गैसेस जो हैं उनको वो एड्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश एयर को अंदर जाने देता है। सिंपल सी बात है, माइंस में जो काम करेंगे उनको पॉइजनस गैसेस से सामना करना पड़ता है। तो गैस मास्क जो है उनके ऊपर एक सूटेबल एड्जॉर्बेंट लगा होता है। वो सूटेबल एड्जॉर्बेंट पॉइजनस गैसेस को तो क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा और फ्रेश एयर को जो है अंदर जाने देगा। बुक में क्या लिख रखा है कि सभी गैस मास्क जो है वो ऐसे डिवाइसेस है जिनमें सूटेबल एड्जॉर्बेंट लगा होता है, जो पॉइजनस गैसेस को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश एयर को अंदर की ओर जो है सेंड कर देता है। ये थी भाई पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन है क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो शुगर का सोल्यूशन होता है उसमें कुछ इंप्यूरिटीज रह जाती हैं, उसकी वजह से जो शुगर है वो येलोइश कलर की शो होती है इंप्यूरिटीज की वजह से। तो हम क्या करते हैं, उस शुगर सॉल्यूशन में, जो शुगर सॉल्यूशन है येलोइश कलर का, उसमें चारकोल पाउडर डाल देते हैं। चारकोल पाउडर डाल देते हैं, याद रखना शुगर के सोल्यूशन में डाला है, जो लिक्विड सा होता है ना उसमें डाला है, उसमें हम चारकोल पाउडर डाल दिया हमने। तो ये चारकोल पाउडर क्या करेगा, जो येलोइश इंप्यूरिटीज है शुगर सॉल्यूशन में, उन सारी इंप्यूरिटीज को ये एडजॉर्ब कर लेगा, यानी कि अपनी सरफेस पे जो है लगा लेगा। तो सारी की सारी इंप्यूरिटीज इसमें निकल जाएगी, फिर अपन इसको फिल्टर कर लेंगे तो हमारे पास प्योर शुगर जो है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, जो बिल्कुल व्हाइट कलर का मतलब क्रिस्टल्स तो बाद में बनते हैं, व्हाइट कलर का सोल्यूशन जो आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, शुगर को डीकलराइज किया जाता है, यानी उसका कलर जो है रिमूव किया जाता है, उसको ट्रीट करके, शुगर सोल्यूशन को ट्रीट करके चारकोल पाउडर के साथ। चारकोल पाउडर अनडिजायरेबल जो कलर प्रेजेंट होता है या फिर अनडिजायरेबल जो कलर्ड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन। आवाज नहीं आ रही है, बताइए भाई, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो आवाज आ रही है भाई। रितु, मुस्कान, अगर आप के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो चेक करिए, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर में तो बिल्कुल साफ आएगी। ठीक है, हाँ जी, तो चलो पहली एप्लीकेशन गैस मास्क, दूसरी एप्लीकेशन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, यानी शुगर को शुगर के अंदर जो कलर है, इन अनवांटेड जो कलर हैं उनको रिमूव किया जाता है शुगर सोल्यूशन को ट्रीट करके चारकोल पाउडर के साथ। ये चारकोल पाउडर शुगर में जितने भी कलर हैं उनको एब्जॉर्ब करके और बिल्कुल साफ सुथरी जो है शुगर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन है इसकी, तीसरी एप्लीकेशन है और जो बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है वो है रिमूविंग मॉइस्चर इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तब भी बताया था
कि भाई बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे अटैची हो गई या जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सामान हो गए, वो मॉइस्चर से खराब हो सकते हैं, तो मॉइस्चर उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो क्या किया जाता है, जब उनको पैक किया जाता है तो उनके अंदर एक सिलिका जेल का पाउच जो है वो डाला जाता है। तो सिलिका जेल क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर होगा उसको वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, ये कह रहा है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से नुकसान हो सकता है उनको मॉइस्चर से बचाया जाता है सिलिका जेल का इस्तेमाल करके। सिलिका जेल मोस्ट कॉमनली यूज्ड डी ह्यूमिडाइजर है, भाई याद रखना, डी ह्यूमिडाइजर मतलब ह्यूमिडिटी को रिमूव करने वाला बहुत ही बढ़िया डी ह्यूमिडाइजर है सिलिका जेल। आप उसको रख दीजिए जिस भी जैसे मान लीजिए आप अटैची लेके आते हैं तो अटैची जो है वो मॉइस्चर से खराब हो सकती है, तो उसमें छोटा सा पाउच डाल दीजिए सिलिका जेल का, तो जितना भी मॉइस्चर होगा हवा में उसको वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मॉइस्चर जो है वो उस अटैची को खराब नहीं कर पाएगा। और क्या है, और है इन क्योरिंग डिजीज, इन क्योरिंग डिजीज, डिजीज को क्योर करने में, तो ये पाया गया है कि बहुत सारी जो ड्रग्स है वो क्या कर सकते हैं, जब बॉडी में जाती है तो बहुत जो ड्रग्स हैं, सम ड्रग्स वो क्या करती हैं, जर्म्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। यानी आप ड्रग लेंगे बॉडी के अंदर जाएगी तो वो जो जर्म्स हैं जो हमारे नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को, उनको वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी अपने सरफेस पे लगा लेगी और फिर उनको किल कर देगी। तो बहुत सारे डिजीज को क्योर करने में भी एब्जॉर्प्शन जो है उसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। और एक और प्रोसेस है जिसको हम अगर सिलेबस में छठा चैप्टर रखा जाता है तो उसमें आप पढ़ेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना, ये मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को जिंक निकालना है, तो क्यों, जिंक तो धरती में मिलेगा नहीं, जिंक का सल्फाइड मिलेगा, तो वो क्या, सल्फाइड ओर। सोडियम का सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये भी एक ओर है। ये कह रहे हैं कि जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको शेक किया जाता है पाइन ऑयल एंड वाटर के साथ। यानी जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है, उनको शेक किया जाता है पाइन ऑयल एंड वाटर के साथ। ऑयल और वाटर मिजिबल नहीं है, आप सभी को पता है। सल्फाइड ओर्स को शेक किया जाता है पाइन ऑयल एंड वाटर के साथ, तो होगा क्या कि जब इसको शेक करेंगे अपन तो झाग की फॉर्मेशन होगी, यानी कि फ्रोथ, फ्रोथ की फॉर्मेशन होगी। अब होगा क्या कि जो सल्फाइड के ओर है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इस झाग के ऊपर, यानी फ्रोथ जो है इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे सल्फाइड के ओर। और सल्फाइड ओर के साथ जो गंदगी आई है जिसको गैंग पार्टिकल्स कहते हैं, मिट्टी हो गया या कुछ और इंप्योरिटीज हो गई, वो जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर रिपीट करता हूं, सल्फाइड ओर्स को पाइन ऑयल एंड वाटर के साथ शेक किया जाता है जिससे झाग बनेंगे, फ्रोथ बनेंगे। तो जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे फ्रोथ के ऊपर, झाग के ऊपर, वो तो ऊपर फ्लोट करेंगे। और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, इंप्योरिटीज जो है, वो सेटल डाउन हो जाएगी टैंक के अंदर। ये है भाई आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, और एप्लीकेशंस देखते हैं अपन इसकी एब्जॉर्प्शन की, और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। नेक्स्ट है इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, इन प्रिजर्विंग वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, कोई बताएगा सर? वैक्यूम क्या होता है, कोई बताएगा? वैक्यूम, इन प्रिजर्विंग वैक्यूम। तो देखिए भाई ये जो एप्लीकेशन है इसमें एक फ्लास्क का इस्तेमाल किया जाता है, डेवार फ्लास्क, या उसको डैवर फ्लास्क भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो डैवर फ्लास्क होता है ना, एक टाइप का फ्लास्क है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये डबल वाल्ड होता है, यानी इसके अंदर दो वाल जो है प्रेजेंट होती है ग्लास की। ये देखिए, ये जो फ्लास्क है ना ये डबल वाल्ड होता है। बाकी ज्यादा आप नेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो, हमें बस इसका थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ना है। ये है एक डेवार फ्लास्क,
दो वाल के बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को बोला जाता है एन्युलर स्पेस। ये जो दो वाल है इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन एन्युलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दीवार फ्लास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो भरा जाता है जो वाल्स है फ्लास्क की उनके बीच के अंदर, यानी ये जो एनुलर स्पेस है ना इसके अंदर क्या भरा जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल भरा जाता है। वाल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज एनुलर स्पेस, उसमें क्या भरा जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल भरा जाता है। किस लिए भरा जाता है सोचिए, ये कह रहा है ताकि कोई भी गैस जो एनुलर स्पेस में एंटर होगी किसी भी कारणवश वो एब्जॉर्ब हो सके। तो बहुत सिंपल सी बात है कि दीवार फ्लास्क के अंदर जो दो वाल है इनके बीच में जो स्पेस है एनुलर स्पेस, उसमें अपन एक्टिवेटेड चारकोल भरते हैं। किस लिए, ताकि कोई भी गैस, एनी गैस which enters into this annular space, इस एनुलर स्पेस में अगर कोई भी गैस जाएगी तो वो एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए जो है इसमें एक्टिवेटेड चारकोल जो है भरा जाता है। वो किसी भी कारणवश जाए, गैस जो वो किसी भी कारणवश जाए, लेकिन अगर वो जाएगी तो उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, इसलिए इसमें जो है एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद और एप्लीकेशन जो है वो है आपकी इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने में भी इसका यूज है। इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, तो इसमें एक वर्ड आएगा कोकोनट चारकोल, नेट पे जरूर देखना कैसा दिखता है कोकोनट चारकोल। होता कुछ नहीं है, कोकोनट को बर्न करके उसकी जो छाल होती है ना उसका जो कोयला होता है उसको बोलते हैं कोकोनट चारकोल। तो क्या कह रहा है कि अलग अलग इनर्ट गैसेस जो हैं एब्जॉर्ब होती हैं अलग अलग एक्सटेंट तक एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑन कोकोनट चारकोल। यानी अगर आप इनर्ट गैसेस को सेपरेट करना चाहते हो तो ये पाया गया है कि डिफरेंट इनर्ट गैसेस, जो अलग अलग इनर्ट गैसेस है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग एक्सटेंट तक चारकोल पे, जो कोकोनट चारकोल है, इस पे एब्जॉर्ब होती है। जैसे हीलियम जो है वो किसी टेम्परेचर पे कितना एब्जॉर्ब हो रही है, नियोन जो है वो उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे कि उसी अलग एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब हो रही है। तो कहने का मतलब एब्जॉर्प्शन की वजह से आप जो इनर्ट गैसेस है उनको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में 10th में पढ़ा था, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर हमने पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़े थे आयन एक्सचेंजर्स, याद है क्या, आयन एक्सचेंजर, कैटायंस एक्सचेंजर और भी बहुत सारे थे। तो ये कह रहा है कि हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में जो आयन एक्सचेंजर्स का यूज किया जाता है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं, एब्जॉर्प्शन जो है उसी की प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं वो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है उसके ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि कैटायन, जैसे हमने कहा था कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं और हम जो एक्सचेंजर डालते हैं उसमें लेस हार्मफुल आयन होते हैं जैसे कि सोडियम। तो वो जो एक्सचेंज होता है ना वो किस बेस पे होता है, एब्जॉर्प्शन के बेस पे ही होता है, ठीक है। सोडियम चला जाता है पानी में और पानी वाले हार्ड वाटर वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो आ जाते हैं आयन एक्सचेंजर के पास, ठीक है। इसके बाद उसके बाद है इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या इन हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो सबसे पहले कैटालिस्ट होते क्या है सभी को पता है, ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन की जो रेट है या स्पीड जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। हम ज्यादातर बढ़ाने वाले जो कैटालिस्ट है उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे सॉलिड जो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं उनका जो एक्शन है वो एब्जॉर्प्शन की टर्म में जो है एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। इस थ्योरी को जो इनके काम को एक्सप्लेन करती है, कैटालिस्ट के काम को एक्सप्लेन करती है, उसको एब्जॉर्प्शन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं वो सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे देखोगे ऑर्गेनिक जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कि जब रिडक्शन करवाया जाता है ना किसी भी चीज का, तो हम क्या डाल देते हैं, उनमें हाइड्रोजन डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की प्रेजेंस में। आपने देखा भी होगा ये चीज। तो यहाँ पे निकल जो है वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि जो गैस है ना, ये जो गैस है हाइड्रोजन, ये सॉलिड कैटालिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, H2 के फॉर्म में ये देखो एब्जॉर्ब हो जाती है। इससे क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन
कैटालिस्ट के ऊपर बढ़ जाएगी, जिससे रिएक्शन की जो रेट है वो भी बढ़ जाएगी। सभी को पता है जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी ही ज्यादा रेट होगी रिएक्शन की। तो ये बहुत ही अच्छी सरफेस प्रोवाइड करते हैं कैटालिस्ट। इनके ऊपर ये जो गैस है ये आके एब्जॉर्ब हो जाती है बहुत सारी, तो इनकी कंसंट्रेशन सरफेस पे बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी। ठीक है, तो ये है आपका हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। ये भी अपन ने +1 में पढ़ा था अगर आपको याद हो। 10 एप्लीकेशंस काफी हैं। ठीक है, ये 9th थी हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट वाली, और जो 10th एप्लीकेशन अब अपन कर रहे हैं वो है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। ये मैंने करवाया हुआ है +1 के अंदर, आपको फिर भी देख लीजिए। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 2 फेज होती है। एक फेज होती है मोबाइल, सॉरी, एक फेज होती है स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इसमें लगी हुई होती है, हम इसमें वो सिलिका पता नहीं एल्यूमिना भरते थे, तो वो तो थी स्टेशनरी फेज। इसमें एक एब्जॉर्बेंट भरा जाता है, सुटेबल एब्जॉर्बेंट भरा जाता है स्टेशनरी फेज, और हम ऊपर से एक मोबाइल फेज ऐड करते थे। मोबाइल फेज मतलब जो मूव कर सकती है। मोबाइल फेज जो है वो कई कंपोनेंट का मिक्सचर होता था, बहुत सारे कंपोनेंट्स का क्या होता था, मिक्सचर होता था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसमें अलग अलग कंपोनेंट है, A + B + C। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो अपना ये स्टेशनरी फेज है ये तो ऐसे का ऐसे यही रहेगा। जो मोबाइल फेज है उसको आप ऊपर से रन करते थे, तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट होता है। यानी ये जो स्टेशनरी फेज है ये ए को अलग एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब करती है, बी को अलग एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब करती है, एंड सी को अलग एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो ए है अपना, ये जो ए है ये अगर इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी करता है ये स्टेशनरी फेज, तो ये यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर सी की अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है तो ये भी यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और मान लीजिए सी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती है तो वो आपको नीचे की तरफ जो है मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने ये चीजें जो है अपने +1 के अंदर अच्छे से पढ़ रखी है कि एक स्टेशनरी फेज है, दूसरी मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज एक मिक्सचर होता है अलग अलग कंपोनेंट्स का, वो अलग अलग एक्सटेंट तक स्टेशनरी फेज के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, और इससे हम ये जो मिक्सचर है हमारा उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेशन में भी जो है इस्तेमाल होता है। दिस इज क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। ये भी किस पर बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है। ये स्टेशनरी फेज इन कंपोनेंट्स को अलग अलग एक्सटेंट तक क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। सो दीज वर द एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन में कोई डाउट है तो चैट में लिख दीजिए फटाफट, मैं अभी दोबारा समझा देता हूं। बताइए शाबाश। किसी भी एप्लीकेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछिए शाबाश। बहुत ही सिंपल सिंपल एप्लीकेशन है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। नो सर। चलिए, तो ये तो हो गई जी आपकी एप्लीकेशन। इसके बाद क्वेश्चन लिख रखे हैं, क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। ये जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है वही ये क्वेश्चंस करें, जिनमें नहीं है, जिनकी क्यूरियोसिटी मर चुकी है वो ये क्वेश्चंस ना करें। बाकी आसान है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक्वागार्ड में चारकोल क्यों यूज किया जाता है, या फिर वाटर प्यूरिफायर में चारकोल क्यों यूज किया जाता है। ये मैं चाहूंगा कि आप अपना ऑडियो ऑन करके कोई बच्चा जो है बताए। सभी को पता है वाटर प्यूरिफायर में चारकोल क्यों यूज किया जाता है, बताइए भाई शाबाश। ऑडियो ऑन करके बताएं, क्योंकि चैट में फिर आंसर बड़ा हो जाएगा। क्योंकि सर जो हाँ जी, चारकोल होता है वो एड्सोर्बेंट होता है एक बहुत अच्छा। तो जैसे कि पानी में कोई इम्प्योरिटीज होती है ना, तो सर वो चारकोल उसे एड्सॉर्ब कर लेता है और वो साफ पानी मिलता है उससे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है और सही आंसर दिया है बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि भाई इसको बार बार रिप्लेस क्यों करना पड़ता है, कोई बताएगा। इसको बार बार रिप्लेस क्यों करना पड़ता है। ऐसा नहीं है भी वो जो अपना वाटर प्यूरिफायर उसमें फिक्स ही कर दिया चारकोल, नहीं, बार बार उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्यों करना पड़ता है रिप्लेस, एनीवन, कोई भी। क्योंकि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ उसके ऊपर एड्सॉर्ब होती जाएंगी इम्प्योरिटीज, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए हमें उसके प्लेस पर एक नया लगाना पड़ेगा चारकोल। बिल्कुल सही, यानी वही बात भाई कि इम्प्यूरिटीज उसके ऊपर लगती जाएंगी लगती जाएंगी लगती जाएंगी, तो उसकी जो सरफेस है वो पूरी कवर हो जाएगी चारकोल की, तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर हम उसको पड़ा रहने देना कि भाई पड़ा है कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, तो वो जो है पानी साफ ही नहीं करेगा फिर।
साथ ही के साथ इम्प्यूरिटी जो है वो आपके बॉडी के अंदर जाती रहेगी, जिससे नुकसान भी हो सकता है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, शुगर इंडस्ट्री में चारकोल का यूज कैसे किया जाता है? भरत सिंह के अलावा कोई आंसर दे भाई। भरत सिंह ने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दिया है, भरत सिंह के अलावा कोई और आंसर दे। शुगर इंडस्ट्री में चारकोल का यूज कहाँ किया जाता है? बताइए, शाबाश। एनीवन? बताइए भाई, क्या बात। चलो मैं नाम लेके पूछ लेता हूँ फिर, और तो क्या है। इसका आंसर जो है सुनील, सुनील देगा भाई। सुनील इसका आंसर दीजिए भाई क्वेश्चन का। आवाज आ रही है क्या? सुनील आवाज आ रही है भाई? मेरे हिसाब से सुनील ने अटैचमेंट ऐप ओपन करके कोई और काम लग गया है। सुनील। आरती? पता नहीं सर। सुनील, हाँ, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता आपको? अभी तो बताया है कि शुगर इंडस्ट्री में चारकोल का क्या यूज होता है। आरती? रामचंद्र? नो? किसी का कोई आंसर नहीं? वेरी गुड। एक मिनट। जब शुगर बनाई जाती है तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होते हैं जो चारकोल अपने सरफेस पर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आंसर दे दिया गया है रितु और मुस्कान के द्वारा, जो कि सही है। बाकी भी कोशिश करें भाई, अगर आपको कहा जाए तो आप उसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। चुप तो फिर सारे बैठे ही हैं, फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? अच्छा, आंसर ये है कि शुगर जो बनती है वो येलोइश कलर की होती है, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। उसमें चारकोल इसलिए ऐड किया जाता है ताकि उसकी जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। तीसरा क्वेश्चन है भाई कि जो मास्क यूज किए जाते हैं कोल माइन वर्कर्स के द्वारा, जो माइन वर्कर्स होते हैं, खदानों में जो काम करते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या मटेरियल लगा होता है और उसका काम क्या है? कोई भी बता सकता है इसका आंसर। बताइए, शाबाश। बताइए, बताइए। एनीवन? योगेश, योगेश बताओ भाई। कोल माइन वर्कर्स जो है उनके मास्क के अंदर क्या मटेरियल लगा होता है, उसका रोल क्या है? उसमें सर एब्जॉर्बेंट लगा होता है जो कि जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब कर देता है और प्योर गैसेस को आगे जाने देता है। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी वो एक एड्सॉर्बेंट है और वो इम्प्योर जो या पॉइजनस गैसेस है उनको एड्सॉर्ब कर लेता है और प्योर एयर को अंदर जो है जाने देता है। बिल्कुल सही आंसर है भाई। सो दीज वर द क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस जो आपकी क्यूरियोसिटी को बताते हैं। जैसे जैसे आपने आंसर दिए उस हिसाब से आपकी क्यूरियोसिटी जो है मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो चलो अब आगे करते हैं हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। यानी इस चैप्टर का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, ये समझ लीजिए आप। दूसरा फेज है कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक मेम्ब्रेन की बात होगी, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं कि वो है क्या। दो तीन नाम यूज किए जाएंगे, एनिमल मेम्ब्रेन, या फिर पर्चमेंट मेम्ब्रेन, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहली बात, ये तीनों ही एक ही चीज है, तीनों की तीनों एक ही चीज है। पर्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है?
एनिमल्स की स्किन से, एनिमल्स की स्किन से, एक मिनट साहिल, क्या बात भाई? साहिल सोनी, उबासियां आ रही है क्या? चलो कंसंट्रेट करो, जो चीज चल रही है उसके ऊपर। क्या कह रहा है कि आपका जो एनिमल मेम्ब्रेन है और जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? एनिमल्स की स्किन से बनाई गई एक मेम्ब्रेन, एनिमल की स्किन से डिराइव करी गई एक मेम्ब्रेन है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे उनके अंदर। ठीक है, काम क्या है? वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। देखो भाई, तीन टाइप की मेम्ब्रेन होती है। एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसी भी चीज को पास होने देती है अपने थ्रू। एक होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसी भी चीज को अपने थ्रू पास नहीं होने देती है। और एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसी किसी चीज को तो पास होने देती है अपने थ्रू, और किसी किसी चीज को पास नहीं होने देती है। सो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या है क्या नहीं। तो कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर जो टॉपिक है अपना, उसमें एक साइंटिस्ट का जिक्र है। उस साइंटिस्ट का नाम है थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम, ठीक है, 1961 की बात है, 1961 की बात है। तो जो थॉमस ग्राहम है, उसने क्या किया? उसने स्टडी किया अलग अलग सॉल्यूशंस के डिफ्यूजन की रेट को। यानी उसने क्या किया कि भाई एक मेम्ब्रेन ले रखी थी, परचमेंट मेम्ब्रेन, और उसने क्या किया, अलग अलग सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन तैयार किए और उनको वो डिफ्यूज करवा करवा के देख रहा था। यानी उसके पास एक मेम्ब्रेन थी, अलग अलग सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन थे, और वो उनको इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास करवा करवा के देख रहा था, और इनके डिफ्यूजन की जो रेट थी, जो स्पीड थी, उसको जो है वो चेक कर रहा था। ठीक है, क्या है 1861? अच्छा ठीक है, ठीक है, 1861, 1861 की बात है। तो सोचो भाई, 1861 में ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम पता नहीं क्या कर रहे थे। अच्छा, तो जो थॉमस ग्राहम है, 1861 के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था? उसको एक मेम्ब्रेन मिल गई कहीं से, परचमेंट पेपर या परचमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन कहीं से निकाल ली उसने, और वो अलग अलग सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन को इसके थ्रू डिफ्यूज करवा करवा के देख रहा था, और उनकी रेट, उनकी स्पीड चेक कर रहा था। वो चेक कर रहा था कि कौन से सब्सटेंस का सॉल्यूशन इसमें से तेजी से डिफ्यूज हो रहा है, कौन से सब्सटेंस का सॉल्यूशन इसमें से डिफ्यूज हो ही नहीं रहा है, या फिर किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन इसमें से स्लोली डिफ्यूज हो रहा है। ये चीजें वो जो है चेक कर रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ। इसी बेस पे उसने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसने जो सब्सटेंस थे ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो कैटेगरी क्या क्या थी? एक कैटेगरी को तो उसने नाम दिया क्रिस्टेलोइड, और दूसरी कैटेगरी को नाम दिया कोलोइड। ये उन सब्सटेंसेस को नाम दिया था जिन पे वो स्टडी कर रहा था ना, उनके सब्सटेंसेस को उसने नाम दिया था क्रिस्टेलोइड एंड कोलोइड। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या है इसके अंदर। तो क्रिस्टेलोइड किसे कहा और कोलोइड किसे कहा, ये चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले उसने ये पाया कि सब्सटेंसेस लाइक एग्जांपल साल्ट, सुगर, यूरिया, सब्सटेंसेस लाइक साल्ट, सुगर और यूरिया, आपने देखा होगा कि इनके हमें जो है क्रिस्टल्स मिलते हैं, दाने मिलते हैं, यानी ये क्रिस्टल फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो ग्राहम ने कहा कि कुछ सब्सटेंस लाइक साल्ट, सुगर, यूरिया, जिनको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ऑब्टेन किया जा सकता है, या फिर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन हो सकते हैं, वो डिसोल्व्ड स्टेट में, यानी घुली हुई अवस्था में, अगर आप इनको घोल दें और घोल के इनका सोल्यूशन बना दें, डिसोल्व्ड स्टेट के अंदर ये डिफ्यूज हो जाते हैं रीडली थ्रू परचमेंट मेम्ब्रेन। इस परचमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इनका जो सोल्यूशन है, इन तीनों का जो सोल्यूशन है, रीडली डिफ्यूज हो जाएगा, बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाएगा। किसके थ्रू? परचमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। इन सब्सटेंसेस को ग्राहम साहब ने नाम क्या दिया? क्रिस्टेलोइड दिया। सिंपल है, साल्ट, सुगर एंड यूरिया जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, अगर उनको डिसोल्व्ड स्टेट में लिया जाए और उनको पास करवाया जाए परचमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, तो बहुत ही तेजी से जो है वो परचमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाएंगे। इन सब्सटेंसेस को ग्राहम ने क्या नाम दिया? क्रिस्टेलोइड नाम दिया। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और सब्सटेंस थे लाइक स्टार्च,
गम, ठीक है, स्टार्च, गम, और क्या है, ग्लू, जेलेटिन, ये जो सब्सटेंसेस है, ये ना तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ऑब्टेन होते हैं, यानी ये सब्सटेंसेस स्टार्च, गम, ग्लू, जेलेटिन, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलते भी नहीं है, और इनके जो सोल्यूशन है, जब इनको घोटा गया, डिसॉल्व स्टेट में लिया गया, तो इनके जो सोल्यूशन है वो या तो पर्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हुए ही नहीं, और अगर हुए तो बहुत ही स्लोली डिफ्यूज हुए। ऐसे सब्सटेंसेस को ग्राहम ने क्या नाम दे दिया, कोलोइड। ये चीज मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अपना जो सिलेबस है पिछले साल का, उसमें अलग से लिखा गया है क्रिस्टलोइड एंड कोलोइड, तो इसलिए मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। वो सब्सटेंस जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और डिसॉल्व्ड स्टेट में वो रीडली डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन, दीस सब्सटेंसेस आर नोन एज क्रिस्टलोइड सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, ये ना तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, और अगर इनको डिसॉल्व्ड स्टेट में लिया जाए तो ये या तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो स्लोली डिफ्यूज होंगे। इन सब्सटेंसेस को ग्राहम साहब ने क्या नाम दिया, कोलोइड नाम दिया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो ये ग्राहम की क्लासिफिकेशन थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको फेल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पाया गया कि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्रिस्टलोइड अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए तो कोलोइड की तरह बिहेव करने लग जाता है, और कोई कोलोइड अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए तो क्रिस्टलोइड की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने साल्ट पानी में ले रखा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, क्रिस्टलोइड की तरह। लेकिन इसी साल्ट को आप किसी ऑयल या फिर किसी बेंजीन में ले लो तो ये किसकी तरह काम करेगा, कोलोइड की तरह काम करेगा। तो इसलिए यानी अलग अलग कंडीशंस पे जो सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग तरीके से जो है परफॉर्म करते हैं। साल्ट देखो वाटर के अंदर तो क्रिस्टलोइड की तरह, लेकिन ऑयल के अंदर कोलोइड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए ग्राहम का जो ये क्लासिफिकेशन का पैटर्न था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर ये कहा गया कि भाई बात जो है वो सोल्यूशन की नहीं है, बात है पार्टिकल्स की। सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका जो सोल्यूशन है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होगा या फिर नहीं होगा। और इसी बेस पे, पार्टिकल्स के साइज के बेस पे ही हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशंस जो है देखने को मिलते हैं, और अब हमें वही जो है स्टडी करना है। तो चलिए करते हैं स्टडी 3 टाइप के सोल्यूशन जो बहुत बार पेपर में आए हैं, और उन सॉल्यूशंस का नाम जो है मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। कौन कौन से हैं वो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके बाद सस्पेंशन। बस पार्टिकल के साइज की ही बात है कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो कितना है, उसके बेस पे आपके पास 3 टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसका मतलब इतना छोटा साइज होता है पार्टिकल का ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल भी लेंगे इनके, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल तो आपको पता ही है, पानी में नमक जो है वो घोल दीजिए, उसके बाद आपको जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर से भी कम है, ठीक है। अगर आप बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है, ये साइज याद रखना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। याद रखना, ये कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और जो अपना सस्पेंशन है उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, ठीक है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ दीज 3 सॉल्यूशन कि किस बेस पे इनको जो है डिवाइड किया गया है पार्टिकल के साइज के हिसाब से। इनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और इनमें 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर होता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स जो इसके करने लायक हैं वो देख लेते हैं अपन। हाँ, इसमें ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो आपको विजिबल नहीं होते,
इसमें पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे तभी अगर आपके पास अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है। अगर नहीं है तो इसमें भी पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। और सस्पेंशन में तो आप नेक्ड आई से भी जो है पार्टिकल्स को देख सकते हो, ठीक है। नेक्ड आई से जो है पार्टिकल्स को आप देख सकते हो इजीली। अच्छा, तो these are the two differences between true solution, colloidal solution and suspension। तीसरा इनके बीच में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस का मीनिंग समझ लीजिए। ये देखिए, ये मानो टैंक है, इसमें मैंने पानी ले रखा और इसमें मैंने नमक बोल दिया, तो जितनी क्वांटिटी नमक की यहाँ है ना उतनी ही क्वांटिटी यहाँ है। इसका मतलब इसमें नमक अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे सॉल्यूशन होमोजीनियस कहलाते हैं। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है, कहीं कहीं पार्टिकल जो है वो कम है। उस कंडीशन को हेट्रोजीनियस कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप पानी के अंदर मिट्टी घोल दीजिए तो मिट्टी जो है थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएगी, दैट इज नॉट होमोजीनियस, ठीक है। तो ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है आपके, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो भी हेट्रोजीनियस होता है और आपका सस्पेंशन जो है वो भी हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस जो है ये हो चुके हैं इनके बीच में। 2-3 डिफरेंस और है वो अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसके अंदर जो है चेक करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? क्या ब्लड कोलोइडल सॉल्यूशन है? एक मिनट, इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। इसमें मेरे हिसाब से जो ब्लड है वो इमल्सन होना चाहिए। एक मिनट, आंसर दे देता हूँ इसका, इसमें जरूर आपका आंसर मिलेगा। देखो, ब्लड के अंदर है ना जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो कोलोइड की तरह काम करते हैं और जो इम्प्यूरिटीज होती है ना वो क्रिस्टलोइड की तरह काम करती है। सो इट इज अ मिक्सचर टाइप आप कह सकते हो। जैसे मान लो हीमोग्लोबिन और आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं जो बड़े साइज के होते हैं, दीज आर कोलोइडल इन साइज। लेकिन जो इम्प्यूरिटीज होती है ना ब्लड में, जो किडनी में फिल्टर होती है, वो जो है आपकी क्रिस्टलोइड यानी बहुत ही छोटे साइज की होती है। तो आप इसको पढ़ेंगे आगे डायलिसिस के अंदर। ट्रूली आप नहीं कह सकते कि ब्लड क्या एक कोलोइडल सॉल्यूशन है क्या। बाकी चलो इसका करेक्ट आंसर जो है अपन कल लेते हैं, और कल नहीं, नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी उसके अंदर लेते हैं। और तब तक आप इतना जो ये वर्क है इसको करिए अच्छे से। और वही एक स्कीम चल रही है क्या कि 5-5 बच्चों की कॉपियां चेक हो रही है, ठीक है। +1 के अंदर ये चल रही है, आपकी एक आधे दिन में शुरू हो जाएगी। जिन 5 बच्चों की कॉपी चेक करने को कहा जाए, कहने का मतलब जिनको कहा जाए कि भैया हाँ जी कॉपी शो करिए, तो उनको उस दिन कॉपी जो है शो करनी होगी, ठीक है। और नहीं होगी तो पेरेंट्स के पास कॉल होगी फिर, और तो क्या ऑप्शन है। तो बस इतना ही काम है, आप यहाँ तक कर लेना और बस पढ़ते रहो। थैंक यू जुड़ने के लिए। सर जो डेवर फ्लास्क होता है, हाँ जी सर जो डेवर आगे फ्लास्क होता है उसके बीच में सर जो वॉल्स के बीच में चारकोल डालते हैं सर, वो एब्जॉर्ब कैसे करता है? अगर देखो मैंने वो बताया था आपको डायग्राम के अंदर कि अगर मान लो अगर ग्लास इम्परफेक्ट है, अपन ने डिफेक्ट पढ़े थे पीछे पहले चैप्टर के अंदर, तो ग्लास अगर इम्परफेक्ट होने की वजह से या किसी भी कारण से, डिफ्यूजन की वजह से या किसी भी वजह से अगर गैस मेन फ्लास्क से अगर उस स्पेस में चली जाए, दीवार फ्लास्क में एक्चुअल में ना वो वैक्यूम जो वो काफी काम का होता है, वहां कोई भी गैस वगैरह जो है वो एंटर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ग्लास अगर इम्परफेक्ट है, यानी ग्लास अंदर वाला जो फ्लास्क है उसमें से अगर गैस ग्लास के इम्परफेक्ट होने की वजह से उस स्पेस के अंदर चली जाती है, तो उसको एब्जॉर्ब करने में जो है चारकोल हेल्प करता है, ठीक है। ग्लास के इम्परफेक्ट होने से गैस अंदर जा सकती है या डिफ्यूजन की वजह से भी जा सकती है, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। भरत सिंह, ओके, हाँ जी ठीक है। चलिए तो यहां तक हम आज करेंगे, कल या नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और जितना काम हो रहा है साथ के साथ करते रहिए, डेली क्लास लगाइए। जो बच्चे डेली क्लास नहीं लगा रहे हैं उनको कांटेक्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।